नमस्कार। हमारी आपकी मुलाकात बिहार विहान के एक नए अंक के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट निहारिका। स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार विहान में। आज हम बातें करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसका सरोकार आपसे, हमसे, हर किसी से है। आज हम बातें करेंगे योग की। योग के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो ये हमारे देश भारत में प्राचीन समय से ही एक अलौकिक विधा रही है, जिसकी महत्ता को आज विश्व भर में मान्यता मिली है। हम 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सच पूछिए तो योग शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का विज्ञान है। ये एक संगीत की तरह है। अगर आप देखिएगा तो यह शरीर के लय, मन की मधुरता और हमारी जो आत्मा है उसकी सहृदयता को मिला करके जीवन को एक लय में पिरोता है। बहुत ख़ास है योग हमारे जीवन को सही आकार देने में, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज कार्यक्रम में बातें करेंगे। इसके साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण विषय है जिसे जानना बेहद ज़रूरी होता है और जिससे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अनमोल वचन। वैसे कथन जो महापुरुषों ने हमें बताए हैं, उन्होंने कहे हैं, अपने जीवन के अनुभव के साथ उन्होंने ये बातें हमसे साझा की है और उन वचनों को हम साझा करते हैं अपने इस पहले सेगमेंट में। आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आज हम योग के विषय में बात करने वाले हैं और इसके लिए हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है अपने कार्यक्रम में स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र जमुई के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्वरूपानंद सरस्वती जी को। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान का स्वागत करिए। स्वामी जी, बेहद अभिनंदन, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपकी उपस्थिति एक अच्छा एहसास दिलाती है। तो सबसे पहले जब हम योग के विषय में बात कर रहे हैं, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो योग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। आप पूरी तरह से योग के प्रति समर्पित रहे हैं अपने जीवन में। आपने कई सारे अध्ययन किए हैं, रिसर्च किया है आपने और निरंतर आप कार्य कर रहे हैं इस दिशा में। मैं शुरुआत करूंगी उस समय से जब आपने ये सोचा कि योग के बारे में मुझे और जानना है और इस पर कार्य करना शुरू किया। कैसे संभव हुआ? ये एक घटनाक्रम है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आती है। मैं बचपन से काफ़ी कंफर्टेबल रहा, इतना सेंसिटिव रहा कि कफ एंड कोल्ड से हम प्रभावित हो जाते थे और ये अंतोगत्वा ये यात्रा चलती रही। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ के बाद हम एक कंपनी में थे जो एक प्राइवेट बीमा कंपनी थी। उसमें हम डिविजनल मैनेजर हुआ करते थे। जी जी। तो उस समय ये एक्टिवेशन इतना अधिक हो गया कि पटना के सारे चिकित्सक मंडल ने उस पर अपना हाथ खड़ा कर दिया और उस स्थिति में हमें बिहार योग विद्यालय मुंगेर जाने का मौका मिला और उतनी विषम परिस्थितियों को 15 दिनों में सामान्य होने में होते हुए मैंने देखा। तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह उस समय मन पर उतरा कि मेरे पास पैसे भी थे, पूरी मानव जाति इससे इतना अनभिज्ञ है और इतनी बड़ी चिकित्सक समुदाय ने हमें कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। जी जी। फिर गैरिक वस्त्र ने हमें काफ़ी प्रभावित किया कि इतने इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। फिर इनकी परंपराओं को मैं वहाँ रहते हुए स्टडी किया, जिसकी चिकित्सा प्रणाली से स्वामी शिवानंदा जी जो खुद MBBS डॉक्टर थे और उनकी परंपरा में स्वामी सत्यानंद जी हुए और फिर एक मिराकल पर्सनालिटी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हुए। तो हमको लगा ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र था तो मैं आंख बंद करके इसको तुरंत नहीं मान सकता था। जी। फिर मैंने वेट एंड वॉच किया और फिर मैंने पेन डाउन कर दिया
कि इस परंपरा के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जब ये डिजायर्स अपने स्वामी नरेंद्रानंद जी को रखा, कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए, ठीक हो जाएगा। उन्होंने फोर्स नहीं किया। फिर लगा कि किसी बलिदान और किसी मिशन के लिए प्रदर्शन क्या करना है, जुड़ जाना चाहिए जी। और मैं जुड़ा। और 93 की ये घटना है और 96 में फुल्ली डेडिकेटेड होकर के जुड़ गया। और उसी समय मैं पूरे भारत में मैं घूमा कि कहाँ पर योग विद्यालय को स्थापित किया जाए जो एक नेचुरल हो। तो मुझे जमुई ने हमें प्रभावित किया काफ़ी। वहाँ पर भगवान महावीर थे, शिमुतुल्ला जैसी जगह थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मेरे को लगा कि यहीं पर वो अच्छा है। फिर ताज्जुब की बात है कि कलेक्ट्रेट जमुई के आगे में ये आश्रम, अच्छा। वहाँ के पदाधिकारियों पर मैंने आस्थमा पर एक प्रयोग किया, जिलाधिकारी पर, और मुझे पहली सफलता मिली। यानी जिस बीमारी से हम आए थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं 30 वर्षों की यात्रा में ऐसी कोई बीमारी नहीं देखा जिस पर मैंने हाथ रखा और ठीक नहीं हुआ। अच्छा। तो ये, और मैंने किसी दूसरी पैथी का सहारा नहीं लिया। अच्छा अच्छा, योग के प्रयोग से आपने योग, देखा। बिहार योगा पद्धति को जी जी। उस माध्यम से मैंने, और ऐसे ऐसे कार्य को मैंने देखा, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो अकथनीय हैं। क्योंकि हम शुरू से हमारी संस्था या व्यक्तिगत रूप से उसी रास्ते के हम भी पथिक हैं। तो मुंगेर के मार्गदर्शन में स्वामी नरेंद्रानंद योग केंद्र को वहाँ स्थापित किया गया। अच्छा अच्छा। और पूरी तरह से मैं स्वतंत्र प्रभार में हूँ। जी जी जी। हमारे जस और अपजस से बिहार योग विद्यालय को कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके साथ जुड़े। आप जैसे कि आपने एक घटना का जिक्र किया कि स्वयं आपको स्वास्थ्य समस्या थी और आपने देखा कि किस तरह से जब अन्य चिकित्सा पद्धति में कहा गया कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, योग ने आपको ठीक किया और इस तरीके से आपका विश्वास बढ़ा और आपने इस पर कार्य करना शुरू किया और आपने योग विद्यालय की स्थापना की और ये केंद्र आप चला रहे हैं। एक और सवाल जो अपने दर्शकों की ओर से भी मैं जानना चाहूँगी, जब भी हम योग का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कुछ आसन हमने किए तो ये योग का एक पार्ट हो गया और हम योग से जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगी, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप लगातार कार्य कर रहे हैं, योग विधा क्या है इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। योग क्या है, इसको जानने के लिए योग करना होगा, अनुभव करना होगा। और योग एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं, योग एक प्रायोगिक विज्ञान है। बहुत बढ़िया जी। तो भारत की विद्याएं अधिकतर आती रहीं जाती रहीं, चूँकि वो सैद्धांतिक रहे। योग एक प्रायोगिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान इसके अलग पहलू हैं। लेकिन जब योग शब्द को पर हम लोग आत्ममंथन करें या सामान्य चिंतन करें तो योग शब्द अपने आप में ही परिभाषित है। इसके लिए अलग से किसी को हमको नहीं लगता है। तो योग मतलब जोड़ना होता है, जुड़ा होता है। बिल्कुल सही। दूसरा कोई अर्थ ही नहीं होता है इसका। चूंकि योग मानव के सापेक्ष में है तो दूसरी बातें ये आ जाती है। योग माने जोड़ना और योग मानव सापेक्ष। और मानव हम हार मांस के शरीर को नहीं कहते हैं। मानव अमीबा की तरह एक कोशीय नहीं है। मानव को जानना होगा कि हम कितनी बड़ी चीज़ हैं। तो मानव की बात करेंगे तो चेतना की बात होगी, व्यक्तित्व की बात होगी। और व्यक्तित्व कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तुरंत यूज कर लेते हैं। कितने सस्ते शब्दों में हम पर्सनालिटी शब्द को यूज कर लेते हैं। लेकिन योग का मतलब जोड़ने की बात मैं कह चुका कि योग माने जोड़ना होता है। योग मानव के संदर्भ में प्रयुक्त है। योग चेतना के विकास का विज्ञान है। आम जनमानस के लिए तो योग था नहीं। 50 वर्षों में ऐसा क्या हो गया? 50 वर्ष पूर्व तो यदि लोग योग करते थे तो हमको लगता है कि उसकी माताएं किसी देवी देवता को कुछ गसता होगा कि मेरे बेटे का पिंड छूट जाए। ये स्थितियां योग की थी जी। इसको मैंने त्याग का विषय बना दिया, इसको मैंने वैराग्य का विषय बना दिया। तो इसे समझना होगा। गीता की बात करें तो वो कह रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम। कहाँ वैराग्य की बात है? बिल्कुल। परफेक्शन इन एक्शन इज कॉल्ड योगा। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों का निरोध योग है जी। हाँ, तो इस तरह से योग
जोड़ने का काम करता है, योग तोड़ने का काम नहीं करता है। लेकिन जो 50 वर्ष पूर्व की हमें सामाजिक आबो हवा थी, जो सामाजिक अवधारणा थी, जो सोशल स्क्रिप्ट थे, जो सोशलिज्म थे, वो पूरी तरह से मानव रूपी षड्यंत्र, मानव लाइक एज ए मैकेनिज्म। बिल्कुल सही। तो इसके अंदर शरीर है, उसके अंदर शरीर है, उसके अंदर शरीर है, उसके अंदर शरीर है, उसके अंदर शरीर है, शरीर के अंदर शरीर, उसके अंदर शरीर, उसके अंदर शरीर, उसके अंदर शरीर, उसमें एक प्राण है। तो इस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो मानव रूपी मैकेनिज्म स्वचालित था। कब था? जब हम समाज के थे, वो सामाजिक आबो हवा जीवित थी। जब मेटरलिज्म का विकास हुआ, हालांकि योग भोग में विवेक की बात करता है, योग भोग में तटस्थता की बात करता है, योग भोग से भागने की बात नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गांडीव उठाने के लिए गीता दर्शन दिया, गांडी पटकने के लिए नहीं दिया। लेकिन भोग में विवेक बहुत जरूरी है, भोग में वैराग्य है। सही कहा। तो विवेक और वैराग्य, हमने अध्यात्म को धर्म से जोड़ करके देखा। योग को भी भगवान न करे, ईश्वर न करे कि फिर योग को लोग धर्म से जोड़ करके देखें, क्योंकि ये पूर्णतः एक विशुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर, मन और आत्मा का समुच्चय है, एक मदर सेट है। हम एक मदर सेट हैं, इसको अलग अलग करके कैसे देख सकते हैं? तो जो प्राकृतिक परिस्थितियां थी, जो प्राकृतिक वातावरण थे, उसमें हमें ये तो कलाम करने की जरूरत नहीं थी। योगा इज लाइक ए स्वीट एंड सॉल्ट। मेरे जीव उठने में योग, सोने में योग, बात करने में योग, पिता से बात करने में योग, पत्नी का पति से बात करने में योग, समाज में योग। तो हर समय से ये नमक और चीनी की तरह समाज में मिला हुआ था। और योग पूरी तरह से, यदि आप पुराने ग्रंथों को देखें तो योग पूरी तरह से चेतना के विकास का विज्ञान है, चेतना को ऊर्ध्वरेता प्रदान करने का विज्ञान है। मानव कैसे भूल सकता है इस बात को? योगा इज द कंप्लीट साइंस ऑफ अवेयरनेस। और अब ये अवेयरनेस कैसे होगा? तो मानव रूपी शरीर में सारे लोग, सारे मत गाते बजाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। गाने से कैसे काम चलेगा? करने से काम चलेगा। 84 लाख योनियों के बाद शरीर मिला, खूब गाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो जो मेरी सुप्त शक्ति है, जो मेरी शक्ति है, वो मूलाधार चक्र में निहित है, अवस्थित है। मेरा जन्म मानव से महामानव के लिए हुआ है जी, मानव से महामानव बनने के लिए। और हम 84 लाख योनियों में जो कैरी फॉरवर्ड किए हैं संस्कार को, उसको कहते हैं आहारा, निंद्रा, भया एंड मैथुना। दीज आर 4 कैरेक्टर्स। तो ये पाशविक प्रवृत्तियां भी कहलाती हैं, और ये मानव की मूल प्रवृत्तियां भी हैं। क्या विडंबना है, ये मानव की मूल प्रवृत्तियां भी हैं और 84 लाख योनियों की प्रवृत्तियां। तो वो 2 फुटेड, वो 4 फुटेड है, मैं 2 फुटेड हूँ। बट मेरे सिकनेस, मेरे वीकनेस, मेरे डिजायरनेस सब कांस्टेंट हैं, एनिमल की तरह। केवल हम चेतना से सेपरेट होते हैं, बस। मनुष्य एक चेतनशील प्राणी, और इस चेतना को उपयोग करके, और बड़े भाग मानुष तन पावा केवल लोग गाते हैं भजन में। केवल मानव शरीर के स्पाइनल कॉर्ड में ये सॉफ्टवेयर को सेट किया गया है, जिसको यूज करके हम मानव से महामानव बन सकते हैं। क्योंकि मेरी जो वौगिक चेतना है वो मूलाधार में अवस्थित है। सो योगा इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म। देयर आर सो मेनी पार्ट्स, क्रिया योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, राज, कई विधाएं। योग भी उसमें से एक है, एक विधा है, एक विधा। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत विस्तार से बताया कि जो मानव है उसमें चेतना है, और योग से जब हम जुड़ते हैं तो मानव के मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों को हम एकाकार कर पाते हैं। अब यहाँ एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या भूमिका है योग की इसमें? अगर मैं बात करूं, शरीर, मन और आत्मा सबको एकीकृत करके मानव को महामानव की तरफ, जिसका आपने जिक्र किया, उस तरफ ले जाने का की जो प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से योग कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और हमको लगता है पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही रुचिकर प्रश्न है।
मैं संसार की कल्पना भी तभी कर सकता हूँ जब शरीर, मन और भावना का जुड़ाव होगा। बिल्कुल सही। अध्यात्म अलग चीज है। तो इन तीनों का मिलन ही स्वास्थ्य है, संसार है। इन तीनों का मिलन, और महामिलन जो है वो अध्यात्म है। यदि ये तीनों के बीच में किसी भी तरह की तफरका हो जाए तो दुनिया का कोई इंसान जो नई वातावरण, नई जीवन शैली को मैंने जन्म दिया, उसमें इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ना सहज है जी। हम सामान्य तरीके से इन तीनों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये तीनों कोऑर्डिनेट होंगे जी। तो ये जो दो नाक देख रहे हैं, भगवान ने ऐसे नहीं दिया, लोग को लग रहा है ऐसे दो छेद है। ये इतना महाविज्ञान है कि जिस पर विज्ञान अनंत काल तक ढूंढ सकता है। बिल्कुल। तो जो हमारी दाईं नासिका है, जो बाईं नासिका है, ये दो नासिका, ये दो शक्तियों का को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। दाईं नासिका मेडिकल साइंस का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और बाईं नासिका मेडिकल साइंस का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और मेरे योग का ये पिंगला है और ये ईड़ा नाड़ी है। अच्छा। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ये दो शक्तियाँ संसार में जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा चीज आप बताइए सृष्टि में जो दो शक्तियों के बिना चल रहा हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जी। कोई जनरेट करके आप ये दो शक्ति के बिना आप दिखाइए, नहीं संभव है। तो ये दो शक्तियां यदि आप वेद को ले आइए, आप सांख्य को ले आइए, आप तंत्र को ले आइए, तो तंत्र कहता है शिवा शक्ति, शिवा शक्ति, एंड सांख्य कहता है पुरुषा प्रकृति, वेद कहता है ब्रह्मा माया। सो ये तीनों का कॉमन यदि हम लें, दो शक्तियां, शिवा शक्ति, पुरुषा प्रकृति, ब्रह्मा माया, ऑल आर पॉजिटिव। शिवा इज पॉजिटिव, ब्रह्मा इज पॉजिटिव, एंड पुरुषा इज पॉजिटिव, अदर साइड शक्ति इज नेगेटिव, माया इज नेगेटिव, प्रकृति इज नेगेटिव, ओवरऑल बी नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आप जो ये शरीर है, हम अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को, आपने देखा होगा शिव जी का एक फोटो। तो बॉडी का पूरा साइड पॉजिटिव है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये एक लिटमस टेस्ट है इम्यूनिटी का, इसलिए कि ये दो शक्तियां तभी कोऑर्डिनेशन में आएंगी, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, प्रोसेस अंदर है। शरीर, मन और आत्मा का पोलराइजेशन होगा, इनका मिलन होगा, ये कंफर्टेबल सिचुएशन में एक साथ रह सकेंगे, तब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस चलेंगी। तो इनका जो संतुलन है वो स्वास्थ्य है, और इनका जो महासंतुलन है, एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन संतुलन और महासंतुलन, ये कभी बना कभी बिगड़ा, कभी बना कभी बिगड़ा, कभी रात में झगड़ा हुआ, कभी ये हुआ, यानी टूटते बनते रहा। तो इस तरह से संसार चलता है, और ये पूरी तरह से हट जाए, यदि किसी व्यक्ति का पिंगला 7 दिन तक राइट नोस्ट्रिल चल जाए, 3 दिन चल जाए, तो अनर्थ हो जाएगा उसके जीवन में। जब भी हम योग की बात करते हैं तो हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो क्या भूमिका होती है इन चीज़ों की, अगर मैं बात करूं शरीर, मन और आत्मा, इनको एकीकृत करने की? तो मैंने जैसा अभी कहा रहा था कि योग चेतना के विकास का विज्ञान था, और सामान्य में क्या महत्व है योग का, मैं योग क्यों करूं। तो योग तो चेतना के विकास, तो दो समाज हुए, एक भोगवादी और एक पलायनवादी। तो संसार में जो योग आजकल पॉपुलर हुआ है, इसका क्या आधार बनता है, योग कैसे काम करता है शरीर पर जी। तो जब इन तीनों के बीच का मिलन होता है तो हम हेल्थ को रिगेन करते हैं, और इन तीनों के मिलन के लिए शरीर के अंदर में जो 5 शरीर हैं उनका कोऑर्डिनेशन आवश्यक है जी। और जो 3 फ्यूज कंडक्टर परमात्मा ने लगाए शरीर में, कफा, पित्त एंड वायु। अच्छा। तो फ्यूज कंडक्टर तो ऑलवेज गुड सेंस में होता है, बैड सेंस में तो होता नहीं। कितने दयालु हैं परमात्मा कि मानव जब भी अपने शरीर के साथ, मन के साथ, भावना के साथ जातीयता करेगा तो ये कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? तो ये तीनों में से कोई फ्यूज कंडक्टर्स अच्छा हट जाएगा और मानव बच जाएगा। फ्यूज कंडक्टर जब उड़ता है तो परिपथ सर्किट बचता है। जी जी जी। तो इस तरह से हम गलती पर गलती करते चले जाते हैं और बचते चले जाते हैं, और ये
क्रेडिट जाता है इसको, चाहे आयुर्वेद की बात करें, हेम्योपैथ की बात करें। आयुर्वेद कहता है कफ पित्त वायु, हेम्योपैथ कहता है सोरा सिफिलिस साइकोसिस, एंड तंत्र यानी योग, योगा इज द विंग ऑफ तंत्रास। हमारा मदर सेट तंत्र है, उसका एक छोटी सी शाखा है योग। तो योग भी कहता है कफ पित्त और वायु। तो जब हम जब मानव अपने शरीर के साथ, मन के साथ, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जब भी कोई भूल करेगा तो मेटाबॉलिक स्तर बिगड़ेंगे, और मेटाबॉलिक स्तर जब बिगड़ेंगे तो ये कफ पित्त और वायु का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ेगा तो ये दोनों नाड़ी जो है इनके कोऑर्डिनेशन जो 1.5 घंटा में चेंज होना चाहिए ये बदल जाएगा। कैसे ठीक करें हम इसे? हाँ, तो इसको ठीक करने के लिए हम फिर से इसको रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने के लिए योग में तो बहुत सामान्य विधियाँ हैं, हठ योग है, अच्छा, हाँ, राजयोग है, तो हठ योग है। अब लोग सुनने में लगता है हठ योग बड़ा पावरफुल लग रहा है, बट बड़ा प्यारा शब्द है हठ योग। हम माने होते हैं सूर्य और ठम माने होते हैं चंद्रमा। वैसा योग, वैसा योग जो हम और ठम के बीच में बैलेंस क्रिएट कर सके, वो हठ योग है। अब उसका बड़ा व्यापक अर्थ लगता है, सामान्य अर्थ हठ योग, बट हठ योग बड़ा प्यारा शब्द है। सूर्य नारी और चंद्र नारी के बीच में, शिव और शक्ति के बीच में जो सामंजस्य स्थापित कर सके वो षटकर्म है। सो हठ योगा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस टू कॉल द सॉरी टू नेचर। आप गलती करो, सॉरी बोल दो। तो ये मुख्य रूप से जब सीजन का मिलन होता है तो ये मेटाबॉलिक एरर बॉडी के अंदर में आते हैं। तो लोग कहते हैं आराम से, अरे चिंता मत करो, सीजनेबल हो रहा है। ये तो 3 महीना में हो जाए तो सीजनेबल है, तो मानते हैं। हाँ। नेचर क्योर करना चाह रहा है। और हम लोग इतने तार्किक हो गए हैं कि यदि से सर्दी हुई तो हम नेचर की तरफ नहीं जा कर के, नेचुरल रिहेबिलिटेशन नहीं लेकर के हम तुरंत कोई न कोई ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं और शरीर में उस टॉक्सिक को रख लेते हैं, जो बाद में बड़े रूप में सामने आते हैं। जी। तो इस तरह से हम उसको, इन क्रियाओं को आसन करके, आसन का जो ऑपरेशन है, आसन हम क्यों करें? जब आप देखेंगे आसन की विधा को, वो चक्र को जागृत करने के लिए वो आसन होते थे। दैट टाइम एंड दिस टाइम में कॉम्परेटिवली देखना होगा, मिलाना होगा। अच्छा। लोग औपचारिक बन करके योग को करना चाह रहे हैं। औपचारिकता में योग के लाभ को आप नहीं ले सकते हैं, उसके लिए जिम है, कसरत है, कुछ भी कर सकते हैं आप। बट पतंजलि योग की बात दुनिया कर रही है और उनके बेसिक फिलॉसफी को लेकर के कोई नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हैं वो? स्थिरम सुखम आसनम अथ योगा अनुशासनम। अब अथ योगा अनुशासनम, या अनुशासन का मतलब कोई डिसिप्लिन से नहीं है। अनुजोड़ शासन, अनु रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे से छोटे चीज को। यानी योग में इतनी क्षमता है कि मैं एक कोशिकाओं पर भी संरक्षण प्राप्त कर सकता हूँ, अणुओं पर शासन कर सकता हूँ। और यहाँ तो घर से लड़ करके चलता है, सामने से एक बड़ी सी लॉरी आती है और 20 फीट की लॉरी भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर फिजिकली है बट मेंटली इज नॉट ऑन देयर। जी। तो ये जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर मैं उसके बारे में कहूँ, योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जैसा कि आपने बहुत विस्तार से बताया भी है। पर जो वास्तविक स्थिति है, हम सब जानते हैं इसकी महत्ता को, पर जब भी योग करने की बारी आती है तो हम कहते हैं बहुत व्यस्त दिनचर्या है, वक्त नहीं मिल पाता, हम कैसे करें, हम इसके लिए क्या करें। चूँकि आज आप हमारे साथ हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे हम योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे और हम अपनी दैनिक दिनचर्या को, जो हमारे काम काज हैं जिनको करना भी हमारे लिए अहम हो जाता है, उसे भी जारी रख सकें। क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़े महत्वपूर्ण अवधि में पक्ष में इस प्रश्न को किया जा रहा है। तो व्यस्तम दिनचर्या, छोटी मुंह बड़ी बात। मैं कोई हिमालय का साधु नहीं हूँ, मैं अपनी परंपरा को सिद्ध किया और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने 30 वर्षों के करियर में दुनिया के ऐसे ऐसे रोगों पर हाथ रखा और वो स्वतः ठीक हुआ जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए योग बीमारी को ठीक नहीं करता है। इसका योग को चमत्कार से और नमस्कार से बचाना होगा। योग एक वैज्ञानिक विधि है, इसके लिए एक आम एजेंडा को तैयार करना होगा मानव जाति को। इसके लिए चिकित्सक को आगे लाना होगा, विज्ञान सम्मत को आगे लाना होगा। हम डिवाइस एंड रूल को नहीं ला सकते,
हमें एक करिकुलम को तैयार करना पड़ेगा, इसका एक मानक सिलेबस को बनाना पड़ेगा। अब शरीर, मैंने जैसा आपको कहा कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। आप 5 शरीर को भोजन देते हैं क्या रोज? आपके पास 5 शरीर है। पहला शरीर जो माँ बाप ने दिया उसको योगियों ने कहा अन्नमय शरीरा। तो अन्नमय शरीर को यदि आप साइंटिफिक वे में देखें तो ये तभी स्वस्थ रहेगा जब इसको समय पर भोजन मिलेगा जी, और इसको गति मिलेगा। मूवमेंट इन फूड, तो आपने मूवमेंट को विरासत में खो दिया। जाता, ढेकी, उखरी, समाट, सेल, कबड्डी, जो भी था फिजिकल वर्क आपने विरासत में डाल दिया। आपको कंप्यूटर से बाहर जाने का समय नहीं, तो आपने मूवमेंट को खोया, आपके समाज ने मूवमेंट को खोया जी। इतनी सर्जरी वाली डिलीवरी कहाँ थी समाज में? नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो नॉर्मल भूल ही गए लोग, मूवमेंट खत्म, फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है, मूवमेंट स्टैटिक हो गए हम। सही तो कहा अन्नमय शरीर, मूवमेंट और फूड, फूड सब सिंथेटिक फूड आपने ले आया, कौन बचाएगा आपको? उसमें कोई फाइबर्स ही नहीं है। रोज प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, तो इस तरह से फाइबर लेस फूड आप ले रहे हैं, तो अन्नमय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट, तो योग की बात करें हम, तो यदि योग का छोड़िए मानव से महामानव बनना, हम जिएंगे तो महामानव बनेंगे। हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम उसके लिए प्रयास करें। योग नॉर्मल को एबनॉर्मल बनाता है, योग नॉर्मल को एबनॉर्मल बनाता है। हाँ। ये हिडन साइंस था जी। आज जो हम योग कर रहे हैं एबनॉर्मल से नॉर्मल बनने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये योग का बाय प्रोडक्ट है। योग से बीमारी ठीक होने का मतलब, मैं अपने प्रवचन में हमेशा कहता हूँ, वक्तव्य में कहता हूँ कि हाथी से हल जुतवाना है योग से बीमारी ठीक करना। मेरे को कभी टेढ़ा नहीं लगा। तो चलिए, अगर मैं इसी सवाल के साथ अगर आपसे ये जानना चाहूँ, कुछ ऐसी योग मुद्राएं चूँकि आज हमारे साथ हैं आप, जो हम कर सकें अपनी दिनचर्या में, हम उसे शामिल कर लें तो हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर अच्छा असर पड़े। तो कुछ ऐसी योग क्रियाएं अगर आप बताना चाहें यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान, तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा फायदा होगा। तो वही मैं कह रहा था, जैसे कि आसन से हम शरीर को बचाएंगे, क्योंकि हम भोजन को बदल नहीं सकते और समाज को पीछे नहीं ले जा सकते। सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ आसनास। जो एप्लीकेशंस योग के हैं वो आसन है। तो एक सिंपल आसन एज के अनुसार, क्योंकि ऋषि पातंजल कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, शांत और स्थिर रह के तन्मयता के साथ योग करें, हम इसे योग कहते हैं। आज आए बगाए चौराहे, ठीक है, एक होली खेलते हैं हम, तो होली यदि 30 दिन होली खेला जाए तो होली का कितना कैसा रहेगा। तो योग महोत्सव बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी के प्रति एक कदम उद्गार, जो इतना बड़ा कदम आप लोग जो ये कर रहे हैं, इतना बड़ा, ये सब ठीक है अपने जगह पर उत्सव के रूप में। जी जी जी। लेकिन उत्सव यदि उत्सव रोज मनाया जाए, हाँ, तो छोटे स्तर पर भी अगर हम इसे अपने जीवन में शामिल कर लें, इसीलिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि चलिए ठीक है, हमारे पास अपने काम भी हैं, पर हमें शरीर का ध्यान भी रखना है। और जो आपने कहा कि जो एक रूपता भंगित हुई है, अगर हमने उसका सामंजस्य सही नहीं रखा है तो सुधारना भी हमारा ही दायित्व है। 2 चीज़ें हैं, एक तो हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं कि एक रूपता टूटे ही ना, और दूसरा अगर कहीं टूटी है तो उसे हम वापस योग के माध्यम से सही भी कर सकते। तो कैसी योग क्रियाएं जो हम डेली अपने रूटीन में कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। मानव जाति के लिए विचारणीय विषय है, क्योंकि वो पीछे भी नहीं जा सकते। सही कहा आपने। और बिना अन्नमय का वो जीवित भी नहीं रह सकते, अन्न को भी नहीं बदल सकते हैं और समाज को पीछे नहीं लौटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आसन है उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और आसन में फिर हम लोगों ने उसको 3 भाग में बांटा, एलिमेंट्री, मिडल, एडवांस। तो मैं ये दुनिया को कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो, एक दिन में तो मैं दुनिया को बदल नहीं सकता। आप जो कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, कभी ऐसा काम मत करो कि तुम योग आसन कर रहे हो और तुमको स्वेटिंग आने लगे, तुम्हारा ब्रीथ फूलने लगे। ये जनक जो हैं, जिनको जनक आप कहते हैं, वही लिख रहे हैं स्थिरम सुखम आसनम। तो आप जो भी करिए, तो आप क्या करते हो, आप जब भी करते हो, नहीं, ये एकदम बहुत गलत है, तरीका गलत है। नहीं, उसको 4 पार्ट में बांटना होगा योग को, तो पूरा योग हो जाएगा कैप्सूल फॉर्म में। क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी जी जी। तो यदि मैं आज एक दुनिया को एक नई चीज़ दे रहा हूँ अपने माध्यम से, जरूर पूरी मानव जाति के लिए रुचिकर विषय होगा। यदि उनके पास समय नहीं है तो मैं आसन को ही आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान सब में मैं बदलने की एक विधि सिखा रहा हूँ। बताएं। तो
जैसे मैं जो भी आसन करूं, जैसे लोग कहते हैं हैंड क्लेंचिंग, मुट्ठी बांधना, बांध रहे हैं खोल रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कसरत आसन योग कहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ये योग नहीं है। तो मैं कहता हूँ दुनिया को कि जब आप मुट्ठी बांधो तो एक ब्रीथ इन्वेंशन करो। वो मेरी परंपरा से सीखो कि हर मोमेंट ब्रीथ के साथ होगा। सो ब्रीथ इज लाइक एज ए ब्रीज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। हम मन को कैसे पकड़ सकते हैं? तो मन और शरीर के बीच में एक सेतु का काम करता है। कौन? श्वास। तो जो भी करें, जो भी मूवमेंट करें, कंफर्टेबली करें, ब्रीथ के साथ करें। ब्रीथ मनोमय को जोड़ता है। अच्छा, मन को जोड़ता है। तो शरीर और मन के बीच में, और ब्रीथ प्राण है, प्राण रूपी सेतु है। बिना प्राण का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल प्राण एवरीथिंग है। ये फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, दो शक्तियां हैं। तो जो करें धीरे से करें, श्वास के साथ करें और गिनती के साथ करें। पहले ब्रेन को कमांड दें कि हमको कितना करना है, मेरा लिमिटेशन क्या होगा। मैं आपके घर में आऊँगा तो पूछ करके आऊँगा कि अंदर प्रवेश करने के बाद पूछूंगा। सही कहा। तो ब्रेन को मैं कहूँगा आज मेरे को 10 बार करना है। अच्छा, तो 10 बार ब्रेन को चला गया। तो जो मूवमेंट है वो अन्नमया है। जो मूवमेंट है अन्नमया है, अन्नमय शरीर है। और जो श्वास है, अच्छा, ये प्राणमया है। बहुत सुंदर। प्राणमया है। और जो गिनती है वो मनोमया है, मन है। यदि मन आपका वहाँ रहेगा तभी आप गिनती गिन पाएंगे, अदरवाइज आप कभी भी गिनती नहीं गिन पाएंगे। एंड ओवरऑल क्या पाया, क्या खोया, व्हाट इज द इम्प्रेशन, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ द आसना इन सच टाइम। मेरे को अच्छा लगा, आनंद लगा। सो ये सोल का विषय है। तो शरीर का भी भोजन मिल गया, क्या बात है, मन का भी भोजन मिल गया। भावनात्मक रूप से हम वहाँ कोऑर्डिनेट रहे कि हमको 10 बार करना है। यदि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं, देखिए मन और भावना की बात जब मैं करता हूँ तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग नहीं। जी, वैसा स्ट्रेस जो आप डिफाइन कर सकें वो मन के क्षेत्र में आता है। वैसा स्ट्रेस जो दुनिया को आप कभी ना बता पाएं वो भावना के अंतर्गत आता है, अनकाउंटेबल है। जी। तो जो आपने कहा, जो मैं समझ पा रही हूँ कि कोई भी आसन अगर हम करते हैं तो वहाँ हम खुद भी ख्याल रखें कि जो हमारी श्वास की प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान दें, हमारे मन पर भी हम ध्यान दें, और तब जो हमारा मूवमेंट है, जो आसन है वो भी करें, ताकि हम ये जो तीनों चीज़ें हैं, हमारे शरीर, मन और आत्मा, इनको हम एकाकार कर सकें। स्वामी जी, आपने हमें बताया कि अगर हम आसन करें तो क्या ध्यान रखें। अब एक सवाल और आपसे, प्राणायाम जिसकी महत्ता से हम सभी परिचित हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात भी मिल सकती है। पर जब हम प्राणायाम करें तो किन बातों का खास ख्याल रखें, इसकी जानकारी, सही विधि क्या हो? जैसे आसन में एक प्रधान हुआ शरीर, 3 अंडरस्टूड हुआ, मन, भावना, आत्मा। उसी तरह प्राणायाम में प्रधान हुआ प्राण, श्वास। अच्छा, तो द वर्ड इज प्राण, प्राणायाम, प्राण जोड़ आयाम। इसको दुनिया को समझना होगा। प्राण आयाम, आयाम माने विस्तार। वैसी क्रिया जिससे हम शरीर में प्राण को विस्तारित कर सकें, इस प्राणायाम। तो पूरी मानव जाति फेफड़े से सांस, पूरी फेफड़े को यूज नहीं कर पा रही। हमारे फेफड़े के 3 सेक्शन हैं, लोअर लंग्स, मिडल लंग्स, अपर लंग्स। ये स्ट्रेस के दुनिया में एक बड़ी ही बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ एक बड़ी विडंबना संसार में आई। जी। तो लोग सांस लेने को प्राणायाम बोलते हैं। ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि शरीर को नचाने से बचना चाहिए। हर उम्र में जो भी करिए, सांस के साथ करिए, सुंदर गति के साथ करिए, अच्छा लगे तो करिए। जी। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द आसनास। आप कैसे जानेंगे कि मेरे को बुरा लग रहा है? आप तो टारगेट ले लेंगे, 10 बार करना है, 5 बार में आपको गिडनेस आ रहा है। उसी तरह से प्राणायाम में क्या कर रहे हैं लोग, स्पाइन को झुका करके कर रहे हैं। तो प्राणायाम की 3 बातों को पूरी मानव जाति को याद रखना चाहिए। प्राणायाम में स्पाइनल सेक्शंस एंड हेड स्ट्रेट विदाउट स्ट्रेस होना चाहिए। अच्छा। प्राणायाम में हमेशा आंखें खुली नहीं होती हैं, बंद होती हैं। आसन हमेशा आंख खोल के करना चाहिए, क्योंकि आसन का उद्देश्य है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना, पिंगला को। तो हमें अलर्ट रहना है। प्राणायाम इंट्रोवर्टेड करता है,
तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना मेरा उद्देश्य है। इसलिए प्राणायाम में आंखें बंद होनी चाहिए। प्राणायाम करते समय यदि गिडीनेस लगे, अनईजी लगे, तुरंत बंद कर देना चाहिए जी। क्योंकि ये डायफ्राम ऑसिलेट करता है। यदि आप झुक करके करेंगे तो आपको चक्कर बीपी आ जाएगा। तो प्राण जोड़ाएं आप, वैसे क्रिया जिससे प्राण को विस्तारित किया जा सके। जी। तो इस तरह के सही विधि से जो भी कर रहे हो, और प्राणायाम को अनंत काल तक नहीं किया जाता है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नहीं। प्राणायाम बहुत कंफर्टेबली 10 मिनट काफ़ी है, 5 मिनट काफ़ी है। हाँ हाँ। इससे ज़्यादा हम एक्टिव नहीं कर सकते हैं। उम्र के अनुसार छोटी उम्र में तो हम कर लेते हैं। तो प्राण क्या, प्राणा इज द बेस्ट ऑफ लाइफ। जो ऑक्सीजन, वो प्राण नहीं, ऑक्सीजन के माध्यम से, ऑक्सीजन प्राण वाहक है जो लंग्स तक जाता है। तो उसके वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो ये अधिक ऑक्सीजन लेंगे तो अधिक वॉल्यूम होगा। दूसरा, दोपहर में प्राण कम होता है, इसलिए योग मॉर्निंग की चीज़ है। सही कहा। मॉर्निंग में प्राणिक लेवल ज़्यादा होते हैं। अब लोग योग करके भी लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी जब आँख खुलती तब योग शुरू होता है। तो चलिए, कुछ भी ना करने से बढ़िया। हाँ, पर मुझे अच्छी बात ये लगी कि छोटी छोटी बातें जो आपने कही उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने कहा पोस्चर अनर्थ आपका हो जाएगा। सही होना चाहिए, क्योंकि इसका कुप्रभाव भी पड़ सकता है अगर आप सही विधि से नहीं करते। लोग एक और सवाल जो, हाँ, कुछ बताना चाह रहे हैं आप। तो ये हेड को हिलाते। अच्छा। तो दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ कि प्राणायाम करते समय ये नहीं हिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ से जो कैरोटिड साइनस जाते हैं ब्रेन को, तो जब आप ऐसे करेंगे तो ब्लड प्रेशर घट जाता है, ऐसे करेंगे बढ़ जाएगा। जी जी। तो कुछ छोटे उम्र तो झेल लेंगे, बड़े उम्र में उनको चक्कर जैसा, सर्वाइकल जैसा चक्कर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का हम ध्यान रखें। एक और सवाल जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, अगर हम आजकल के जीवन शैली के बारे में बात करें तो एक वर्ड है स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा दिखता है। हर किसी से अभी आप बात करिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, तनाव में हूँ, और फिर कई दफ़ा डिप्रेशन है, नींद की बीमारी, नींद नहीं आ रहा है। ये जो आम समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए योग की क्या भूमिका है? पूर्व में भी मैंने कहा कि यदि ये दोनों बैलेंस होंगे तो निंद्रा अच्छी आएगी। समूची बीमारियां यहाँ पर हैं, उनके एप्लीकेशन है आसन, उनके एप्लीकेशन है प्राणायाम, मुद्रास। अच्छा। मुद्रास का विज्ञान में आत्मा शरीर पर बहुत सुंदर बेनिफिट्स हैं। उसी तरह से फिर योगा निद्रा हैं। हठ योग के बारे में बता चुका हूँ कि योग निद्रा का जिक्र किया आपने। हाँ, तो ये क्या है? तो स्ट्रेस को हटाने के लिए, चूँकि योग निद्रा यदि बहुत लोग व्यस्त हैं और ना कुछ कर पा रहे हों, शरीर में बहुत अधिक परेशानी हो, तो हमारे स्वामी सत्यानंद जी का एक उपहार, श्री स्वामी जी का उपहार पूरी मानव जाति को है, जिसका पूरा दुनिया लाभ ले रहा है। जी। मैं तो केवल उसका सेलर हूँ, उस पर काफ़ी रिसर्च हुए हैं, और उसके की पॉइंट में छोटे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो 8 घंटा गहरी निंद्रा सोने के बाद मस्तिष्क में जो उत्तरदायी तरंगें हैं, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, तो जो अल्फा तरंगों की अधिकता होती है, अल्फा तरंग का लेवल ही बताएगा कि व्यक्ति कितना व्यवहार कुशल होगा। तो यदि मेरी नींद नहीं पूरे होंगे, मेरे बॉडी में मेटाबॉलिक एरर होंगे, तो मेरा व्यवहार दूसरे के साथ कुशल नहीं होता, प्रसन्नता हम नहीं खरीद सकते हैं। तो वो एक ऐसी विधि है योगा निद्रा, जिसमें आप स्लाइड लगा करके देख सकते हैं, हमारे लैब वगैरह से मंगा करके। अच्छा। कि 8 घंटे में जितनी अल्फा तरंगें, मस्तिष्क में जो सुखद तरंगें, जो नर्वस सिस्टम के लेवल पर लोगों को ट्रैंकुलाइज करता है, जागरूक बनाता है, वो 40 मिनट्स में जनरेट होते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से काम करता है ये जो योग निद्रा के बारे में आपने जिक्र किया, और बहुत अच्छा है अगर हम इसे सीख करके अपने जीवन में इसे शामिल कर सके, थोड़ा ज्ञान रखें इस बारे में भी, तो हमें फ़ायदा जरूर मिल सकता है। डायबिटीज से हम आराम से बच सकते हैं, नींद को ला सकते हैं। हम तो अपने पूरे जीवन में 10 मिनट में लोग खर्राटा मार के मेरे सामने सोते हैं जी। तो मैं 100 में से 80 लोगों को सुला सकता हूँ। ये शक्ति है योग निद्रा की। और नहीं, ये नहीं, ये कंडीशनल, हम कंडीशन क्रिएट करते हैं ब्रेन के सामने। क्योंकि योगा निद्रा एक फिजिकल रिलैक्सेशन भी देता है, मेंटल रिलैक्सेशन भी देता है, इमोशनल रिलैक्सेशन देता है। 3 तरह के तनाव को, दुनिया में 3 ही तनाव हैं, शारीरिक तनाव या पेशीय तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव। इन 3 तनावों को योग निद्रा एक बार चेक करके बाहर निकलता है, तो ट्रैंकुलाइज हो जाता है लोग, और जैसे ही अल्फा तरंगों की अधिकता बढ़ती है, लोग सबकॉन्शियस में चले जाते हैं।
इस तरह से इन तीनों तनावों से मुक्ति भी मिल जाती तीन है। स्ट्रेस एक साथ। एक अहम बात और भी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम रोगों से अपना बचाव कर सकें, हमारा शरीर बचा रहे। यहाँ योग की क्या भूमिका है? हमें 5 शरीर के बारे में चिंतन करना होगा, जी। 2 नाड़ियों के बारे में, 3 नाड़ियों के बारे में चिंतन करना होगा। क्योंकि ईरा पिंगला यदि 1.5 घंटे में यदि ये 45 मिनट्स में ये कॉर्टेक्स खुलेंगे, 45 मिनट्स ये कॉर्टेक्स चलेंगे, तो ये इम्यूनिटी का एक लिटमस टेस्ट है। अच्छा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मेंटल वर्क कर रहा हूं, जी। तो ये नहीं चल सकता है मेरा, नो एंड नेवर। एक समय में एक ही नोच चलता है, ठीक है। ये देखिए ब्लॉक है, ये सिंपैथेटिक है, मैं पैरासिम्पैथेटिक के अधीन काम कर रहा हूँ। अच्छा। यदि मैं इसको इस तरह से मैं एक सेक करूँ, आप इसको देख सकते हैं, पूरे दुनिया के लिए एक लेशन है। मैं यदि जोर से इस फिंगर्स को करूं, ये क्या कौन सा वर्क हुआ? फिजिकल। जी। अच्छा, तो ये ये प्रभाव लॉक दिखता हो है। गया। क्या बात है। जी। क्योंकि ब्रेन को कमांड दिया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो ये बिजली की तरह तरंगे हैं। ये नहीं हो पाता, जिसका इम्यूनिटी गड़बड़ होता है वो बदल नहीं पाते हैं उनके शरीर। और जब ये नहीं बदलेंगे, कोई भी मिस हैपनिंग किसी के साथ हो सकता है, चाहे लड़का हो, युवक हो, युवती हो, वृद्ध हो। हाँ, कोई भी बड़ी बीमारी तुरंत एंट्री ले लेगा। कोई रास्ता नहीं हमारे पास। जब हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, सटक्रिया करेंगे, अनकपित वायु को संतुलन में रखेंगे, तो ये कल्पना करने की हमको ज़रूरत नहीं है। स्वतः सनराइज से ये चेंज होते हैं। जी जी। और यही प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसी को कोरोना काल में हम लोगों ने अपने स्तर से दुनिया को दिया है कि कुछ सॉफ्ट योग करो, प्राणायाम करो, नेति करो। तो इस तरह से आप ये दोनों नाड़ियों के बीच में एक ट्रंकुलाइजेशन, एक संतुलन, एक बैलेंस बना के रखो। यही फाइनल प्रतिरक्षा प्रणाली है। और मैंने एक रिसर्च किया, मेरे योग परिवार में पूरे कोरोना काल में एक कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं सबको टारगेट में रखा था, पूरा योगा फैमिली को। जी। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इसमें हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर हम योग को सही तरीके से करते हैं और उसे अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो निस्संदेह जो हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चलेगी। और जब ये यंत्र सही तरीके से काम करता है तो फिर बीमारी भला क्यों आने वाली है। तो हम ऐसे ही रोकथाम कर लेते हैं और हमें जीवन में बीमारियों का सामना ही नहीं करना पड़ता है। अगर हमने अपने यंत्र को कहीं से भी नुकसान पहुंचाया तो भरपाई हमें ही करनी है। तो इसके लिए भी हम आसनों पर काम कर सकते हैं। कोई संदेश स्वामी जी जो आज आप देना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, कुछ खास कहना चाहेंगे? योग से जुड़ी हुई, जीवन को कैसे जिए, उन बातों से जुड़ी हुई क्या ध्यान रखें खास? आज की तिथि, जो अवसर आप लोगों ने, दूरदर्शन ने हमें दिया, जिन महापुरुष के आलोक में इस तिथि को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व को भी हम नमन करते हैं जी। सरकार के जिस सहयोग से हम यहाँ बैठे हैं उसको भी नमन करते हैं, जम्मू के योग परिवार को भी, और आप लोगों ने भी जो हमें सौभाग्य दिया। संदेश के रूप में स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया कि योग को कोई चमत्कार की विद्या ना बनाएं, ये एक बिहेवियर साइंस है। और पूरी मानव जाति को, बौद्धिक समाज को आगे आना चाहिए, डॉक्टरों को आगे आना चाहिए। और इसलिए आपको ताज्जुब होगा कि मेरे आश्रम में जितने पुस्तकें लिखी गई है सब स्वामी जी ने किया, बट पुस्तकों में लिखा रिटन बाय डॉक्टर धर्मानंद, डॉक्टर कर्मानंद, डॉक्टर देवानंद, डॉक्टर मुक्तानंद, इन गाइडलाइंस ऑफ स्वामी सत्यानंदा। हाँ जी। तो इसलिए ये मैसेज के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप छोटा सा योग का रूटीन तैयार करें जी। आसन को कंफर्टेबली एज के अनुसार करें और प्राणायाम को व्यग्रता पूर्वक ना करें। और समय निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। सोते सोते योग निद्रा कर लें, शवासन कर लें, उठते उठते छोटी मोटी आसनों को आप कर लें। और कोई ऐसी देखा देखी में कोई ऐसा क्रिया ना कर दें जिससे कि आपको हानि का सामना करना पड़े, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है
तो जी। अन्नमय के लिए प्रत्येक दिन जब आप सोएं तो समीक्षा करें कि अन्नमय के लिए आज मैंने क्या किया, तो आसन बहुत किया, सुंदर। बढ़िया किया, भोजन किया। प्राणायाम के लिए क्या किया, सवेरे मैंने 10 कदम टहला। क्या बात। हाँ, और प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर के लिए क्या किया, आज मैंने एक अच्छा काज किया, अच्छी भलाई का किया, अच्छा संदेश लोगों को दिया, जी, मैंने जी, आज जी। किसी से नहीं झगड़ा किया। हाँ, तो बहुत मनोमय सुंदर। के लिए, भावनात्मक और विज्ञानमय के लिए आज मैंने अगरबत्ती जलाई, कुछ देर मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ 5 मिनट से 10 मिनट में योग कर सकता है। जी जी। तो आप जब भी बैठें सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में आप धीरे से रख लें जी। और ये आपका प्रिपरेशन हो गया। और सिटिंग इस तरीके से कंफर्टेबल। इस सीटिंग पोस्चर में ध्यान भी जो- कर जो- सकते जो- हैं। जो। तो जो स्वामी जी आपने बहुत विस्तार से हर चीज़ को बताया और हर पक्ष को हमने आपसे जानने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका स्वामी जी। आज हमने बातचीत की स्वामी आत्मा स्वरूप सरस्वती जी से और हमने योग के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की ताकि आपका जीवन सुंदर बन सके। हमारी कोशिश कि हमारा यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी बन सके, सुंदर बन सके, और इसके लिए हम इंतज़ार करते हैं आपके ख़तों का और आपके ईमेल का। तो सबसे पहले नोट करिए हमारा पता जिस पर आप हमें ख़त भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddk patna@gmail.com।